चैप्टर 6 है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग इज नथिंग जस्ट पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। ये लाइन लिखा ना एग्जाम में, स्टाफिंग को राइट नंबर है। स्टाफिंग इज पुटिंग राइट पर्सन टू राइट जॉब, ठीक है। इट बिगिन विद वर्कफोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड डिफरेंट अदर फंक्शंस। जब बच्चे आप स्टार्ट करते हो प्लानिंग, उसके बाद स्टार्ट होती है और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन लाइक रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है आदमी को सर्च करना, जो आदमी आपके काम के लिए उसे ढूंढना, भाई कहीं तो होगा वो, फिर उसे सेलेक्ट करना, फिर उसे ट्रेनिंग दिलवाना और उसे फिर डेवलपर प्रमोट करना, कंपनसेट करना उसके काम के लिए, उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल देना। अगर आप ध्यान देंगे आगे देखना, ये सारे पॉइंट्स आपको स्टाफिंग के प्रोसेस में मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखो जी, अगर फोटो देखी जाए, फोटो में लिखा हुआ है राइट पर्सन टू द राइट जॉब इज स्टाफिंग। सही आदमी को सही नौकरी पे रखो, वो आपका टाइम भी बचाएगा, एफर्ट भी खराब नहीं होंगे और आपकी एफिशिएंसी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे एक तो बताओ, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, अब मुझे अकाउंट्स के लिए अपॉइंटमेंट मिल रही है स्कूल में, तो इसका मतलब स्कूल वाले बिल्कुल समझदार हैं, सही आदमी को सही नौकरी पे रख रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करो बच्चे मैं अकाउंट्स के लिए गया, वो कहें सर एक काम करो आप मैथ्स पढ़ा दो, मैथ्स की वैकेंसी है, और मैं भी कहता हूँ हाँ चलो जी मैं पढ़ा दूंगा, और मुझे मैथ्स खुद नहीं आती, तो समझ सकते हो कि मैथ्स की मैं क्या बैंड बजा दूंगा, ठीक है जी। मैं पढ़ के तो पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ के मुझे हर चीज का जवाब दे पाऊंगा। बच्चा मुझसे कुछ पूछेगा, मैं कितना बढ़िया जवाब दे पाऊंगा? नहीं। तो सही आदमी को सही नौकरी पे रखना है, दैट सिंपली इज नथिंग इज जस्ट अ स्टाफिंग। वंस अ नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन टू बी सिलेक्टेड इज डिटरमाइन। जब आपको पता चलेगा आपको नंबर कितने चाहिए और उनका टाइप क्या होना चाहिए, नंबर एंड टाइप आपको दे रहा है, मैनेजमेंट स्टार्ट फॉर द एक्टिविटी रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट। तब आप क्या करते हो? रिक्रूटमेंट करते हो। जैसे सपोज करो एक स्कूल आपको ओपन करना है, या आपको स्कूल 5th तक का स्टार्ट करना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए 5th तक के स्कूल में कितने टीचर चाहिए होंगे आपको, और कितने क्लीनिंग स्टाफ चाहिए होगा, कितना पियोन चाहिए होंगे। आपके साथ एक पियोन काफी है 5th तक के स्कूल के लिए, ठीक है। एक पियोन की रिक्वायरमेंट आ गई, आपके साथ 3 दीदी जी और 3 दीदी चाहिए होंगी जो मुझे सफाई में हेल्प करे, ठीक है जी। मैं कहा ठीक है 3। और मैं कितने टीचर चाहिए होंगे? कह रहे सर ज्यादा नहीं ज्यादा 6 टीचर तो चाहिए होंगे, ठीक है जी। मैं कहा अच्छी बात है, चलो 6 टीचर भी हो गए। मैं कहा और कोई? कह रहा हाँ सर एक प्रिंसिपल भी चाहिए होगा। मैं कहा प्रिंसिपल? कह रहे जी एक प्रिंसिपल चाहिए होगा जो उन्हें हेड कर सके, ठीक है। तो जब आपको एक बार नंबर पता लग जाए, फिर उनका टाइप नंबर पता लग जाए, 6 टीचर एक प्रिंसिपल, 60 आप वो चाहिए आपको पढ़ाने से रिलेटेड, 3 चाहिए आपको सफाई से रिलेटेड, और 1 चाहिए आपको ऑड्स काम करने के लिए, आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए, कुछ और काम करना पड़ जाए, कुछ मंगाना पड़ जाए, फोटो स्टेट प्रिंटिंग, उसके लिए आपको स्कूल में एक पियोन होता है, ठीक है जी। जब आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपको उसका टाइप क्या हो। टाइप में आपने कहा सर जो आपने 6 टीचर मंगाए, तो 6 टीचर में से हिंदी वाले कितने होने चाहिए? मैं कहा भाई एक हिंदी का मिल जाए, एक बेसिक मैथ्स पढ़ाने के लिए मिल जाए, एक इंग्लिश का मिल जाए, बाकी एक 3 मदर टीचर चाहिए होंगे, ठीक है जी। मैं कहा ठीक है जी। आपको नंबर पता लग गया 7, 6 टीचर एक प्रिंसिपल, तो उनका टाइप कि वह मैथ्स वाले कितने चाहिए, हिंदी वाले कितने चाहिए, इंग्लिश वाले कितने चाहिए, वो आपको उनका टाइप आ गया, ठीक है जी। डिटरमाइन मैनेजमेंट स्टार्ट विद एक्टिविटी रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या बोला? ढूंढना। अब वो 6 टीचर एक प्रिंसिपल कहीं तो होंगे, किसी स्कूल में होंगे या घर पे बैठे होंगे, कैसे ढूंढूंगा मैं तरीके से। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्लेस, अब उन्हें सेलेक्ट करूंगा और जो ढूंढ लेंगे और फिर मैं ट्रेनिंग कराऊंगा टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। इन एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, एक ऑलरेडी जो बनी बनाई कंपनी होती है उसके अंदर स्टाफिंग एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर नए आदमी, नई जॉब क्रिएट होती रहती है, कुछ पुराने लोग छोड़ते रहते हैं, कुछ को मैं निकाल देता हूँ, कुछ लोग रिटायर भी होते हैं। हर साल एक कंपनी में कुछ लोग रिटायर भी होते हैं, कुछ लोगों को मैं निकाल देता हूँ और कुछ खुद भी छोड़ देते हैं। तो अब उनकी वैकेंसी को फिल करने के लिए मुझे नए आदमी लाना पड़ेंगे, तो स्टाफिंग कंटीन्यूअस प्रोसेस है। बिकॉज न्यू जॉब में भी क्रिएट है तो नई जॉब क्रिएट हो जाती है, ठीक है जी। जैसे आपने कहा सर नई जॉब क्यों क्रिएट होगी स्कूल में? भाई तक कदा कुछ दिन बाद आपने 8 तक की मान दें, फिर आपको 6, 7 टीचर चाहिए, बड़ा टीचर चाहिए, वो टीचर तो पढ़ा नहीं पाएगा, तो नई जॉब क्रिएट हो गई, या कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, ठीक है, या किसी को आपने निकाल दिया। तो स्टाफिंग एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है हर बिजनेस के अंदर, ठीक है। अच्छा आपके हिसाब से पूछता हूँ कि स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस होगी, क्या फायदे लगता है आपको, इंपॉर्टेंस क्या होगी? हाँ जी, क्या लगता है आपको, क्या बेनिफिट होगा स्टाफिंग? अगर मैं स्टाफिंग करता हूँ तो मुझे उससे क्या फायदा मिलने वाला है? अच्छा, और स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है, और हमें नॉलेजेबल पर्सन मिलेंगे, स्पेशलाइजेशन मिल सकते हैं, हमें एक्सपर्ट आदमी मिल रहा है। देखते हैं जी, पहला पढ़ना, कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर वेरियस जॉब, जो आदमी उस काम के लिए लायक है वो आदमी आपको मिल जाएगा। दूसरा, हायर परफॉर्मेंस,
सही आदमी को सही जॉब पे रखने से क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक हाई रहेगी, टाइम खराब नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा एफर्ट की। भाई मुझे अकाउंट पढ़ाने जाते हैं, मुझे अकाउंट से डिपार्टमेंट मिल गया तो ऑटोमेटिक कोई टाइम नहीं खराब, मुझे पता है सिलेबस क्या है, मुझे पता है क्या स्ट्रेटेजी है, कितना सिलेबस कैसे कैसे कराया जाता है, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाया जाता है, तो ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस हाई रहती है। नेक्स्ट, एंश्योर द कंटिन्यूड सर्वाइवल एंड ग्रोथ, बिजनेस मुझे सर्वाइव करता है टाइम के लिए और ग्रो करेगा थ्रू द सक्सेसफुल प्लानिंग फॉर मैनेजमेंट। नेक्स्ट, हेल्प टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स आदमी, उसकी यूटिलाइजेशन बेस्ट हो पाती है बाय अवॉइडिंग ओवर मैनिंग। ओवर मैनिंग का मतलब होता है ओवर स्टाफ, ठीक है जी, कि ऐसे आपके पास आदमी ज्यादा है, काम कम करवा पा रहे हैं। सपोज करो एक डिपार्टमेंट के अंदर 10 लोगों की जरूरत है और है वहां पे 15, तो भैया उससे क्या होगा, जो 15 लोग हैं वो कहेगा एक काम तू कर ले, वो क्या तू कर ले, वो कर ले, तू कर ले, अब एक दूसरे में काम कहते हैं, काम हो ही नहीं पाएगा। तो उसे बोलते हैं ना तो आदमी ज्यादा हो ना एम्प्लॉय कम हो, ठीक है, ना तो ओवर स्टाफिंग हो ना ओवर मैनिंग हो। बाय अवॉइडिंग ओवर मैनिंग इट प्रिवेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सन एंड हायर लेबर कॉस्ट। भाई तनख्वाह तो सबको ही जाएगी 15 और काम 10 लोगों का है, 10 के हिसाब से काम हो रहा है। At the same time, it avoid disruption of work by indicating the advance shortage of person। अगर जो एम्प्लॉई शॉर्टेज है वो भी आप टाइम में ताकि करता है। नेक्स्ट पढ़ना, improve job satisfaction and morale of employees through objective assessment and fair reward for their contribution। जॉब सेटिस्फेक्शन तो रहेगी भाई, जिस चीज को आप करने के लिए चाहते थे वही आप कर पा रहे हो तो जॉब में तो आप सेटिस्फाइड रहोगे। अभी बताओ विराट कोहली को क्रिकेट खेलना पसंद है, वो क्रिकेट खेलता तो खुश नहीं है, वो खुश है। अब उससे वाले कहेंगे तू सिंगर बन जा तो खुश रह पाएगा नहीं। मुझे अकाउंट्स पढ़ाने की पसंद है तो मैं अकाउंट पढ़ाता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है अकाउंट्स पढ़ाने में, अकाउंट्स बिजनेस पढ़ाने में। लेकिन जब भी बच्चे मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट दिया जाता है जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे सपोज करो मुझे कह दीजिए कि सर आप एक काम करो मैथ भी पढ़ा दो साथ साथ, मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पढ़ानी पड़ेगी मैथ, मेरी मजबूरी बन गई कि जॉब करने से काम करना पड़ेगा, तो मुझे कितना बेकार लगेगा, मेरी जॉब सेटिस्फेक्शन बिल्कुल खराब हो जाएगी। अब यार इस पीरियड में इस क्लास में जाने बहुत जोर पड़ेगा मुझे, ठीक है, वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं। ऑब्टेनिंग हस्बैंड एंड फेयर रिवॉर्ड, अब आपके काम के लिए आपको फेयर रिवॉर्ड मिलेंगे। ये देखो, ये फोटो देख के बताओ क्या लग रहा है आपको। ये काम कर रहे हो, खाली बैठा है, ये सारे खाली बैठे हैं। ओवर स्टाफिंग है, देखो फोटो आप इसी वजह से फोटो वाले क्वेश्चन देने शुरू कर दिए, लेकिन बुक में जो फोटो है वही क्या दिख रहा है आपको, ओवर स्टाफिंग, मोर प्ले लेस वर्क। कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई मस्त बैठ के टाइम पास कर रहा है, कोई चिट चैट कर रहा है, कोई लेटर लिख रहा है, ठीक है, कोई मैगजीन पढ़ रही है। तो अगर ऐसा होगा तो ज्यादा खेल होगा, काम कम होगा। लेकिन अगर स्टाफिंग जितने आदमी रिक्वायरमेंट उतने ही अवेलेबल है, सबको पता है भाई मुझे टारगेट मीट करके जाना है, नहीं होगा तो मुझे बात सुनने को मिलेगी, काम करने के लिए हम ही लोग हैं, हम नहीं करेंगे तो काम कौन करेगा। तो स्टाफिंग जरूरी है, ठीक है जी। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, स्टाफिंग एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। बिजनेस के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके अंदर एचआर मैनेजमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। एचआर डिपार्टमेंट में काम बच्चे होता है स्टाफिंग करना, उनका और भी अलग काम होता है। एचआर का काम सिर्फ एम्प्लॉय को रखना नहीं होता, एम्प्लॉय को रखने के साथ साथ उनके और भी बहुत सारे काम होते हैं। इस आपको एक नाम बता देता हूँ, उनका काम ये भी होता है कि अगर बच्चे कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है तो उस केस को डिफेंड करना, कौन सा वकील होगा, कोर्ट में हियरिंग कब है, ये काम भी दी गई है एचआर मैनेजमेंट का, ठीक है जी। तो स्टाफिंग एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, एचआर डिपार्टमेंट उसका एक पार्ट है स्टाफिंग। ये मत समझना कि स्टाफिंग और एचआर डिपार्टमेंट एक है ना, एचआर डिपार्टमेंट एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर एक छोटा पॉइंट स्टाफिंग है। It is a function which all manager need to perform. It is separate and specialized function, and there are many aspects of human relation to be considered. It is the job of manager to fill position in their organization and to make sure that they remain occupied for qualified person. एक बिजनेस में मैनेजर काम ये जो एचआर मैनेजमेंट का काम है कि बिजनेस के अंदर जो वैकेंसी खाली है उनमें आदमी हो और ये चेक करना कि वो वैकेंसी फिल रहे। ये नहीं कि आज मैं आदमी लाया 2 महीने वो छोड़ के बाद गया ना, एम्प्लॉय रहे बिजनेस के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इंक्लूडिंग मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी एंड ड्यूटीज व्हिच आर ह्यूमन रिसोर्स पर्सन मस्ट परफॉर्म। दीज ड्यूटीज आर, तो एचआर डिपार्टमेंट का स्टाफिंग तो है ही, साथ में कुछ और भी ड्यूटीज है, ठीक है जी। एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। सर मैंने रिक्रूट करना, लोगों को ढूंढना। भाई अब मेरी स्कूल में सपोज करो हमें पीजीटी फिजिक्स चाहिए, ठीक है जी,
तो हमें अब फिजिक्स का टीचर ढूंढना है 11th ट्वेल्थ को जो फिजिक्स पढ़ा सके, उसे कहीं तो सर्च करूंगा। कुछ तरीके हैं हमारे पास में, आगे बताएंगे कैसे हम लोग को सर्च करेंगे। रिक्रूटमेंट के अंदर सर्च करना उस आदमी को जो आपके काम के लिए है। नेक्स्ट, एनालाइज जॉब कलेक्शन अबाउट जॉब एंड प्रिपेयरिंग फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है भाई, जॉब को एनालाइज करना, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन और जॉब का एक डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना कि भाई ये जॉब है, इसमें काम ये है। जैसे सपोज करो बच्चे इस बिजनेस के अंदर आपको मैंने हेड बना दिया कि आप एक डिपार्टमेंट के हेड हो, तो आप पूछोगे सर मेरा काम क्या है, मैं इसको तो मजा में खुद कर ले, समझ ले खुद नहीं, मुझे बताना पड़ेगा आपकी ड्यूटीज ये हैं, आपको यहाँ बैठ के ये सारे काम आपको करने हैं, तो जॉब का डिस्क्रिप्शन आपको देना जरूरी है। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, आपको कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, आपको इंसेंटिव कितना मिलना चाहिए, उसके लिए आपको प्लान डेवलप करना। ठीक है, कैसे ट्रेनिंग और डेवलप कराना, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कराना। जो हमारे पास एम्प्लॉय जो मैं लेके आया उनमें फ्रेश एम्प्लॉय है, जो मेरे पास ऑलरेडी पुराने एम्प्लॉय है, अगर मुझे लगता है कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय की जो नॉलेज है वो अब आउटडेट हो गई है, उन्हें कुछ नया सिखाया जाए, तो उनकी ट्रेनिंग कराने का काम भी एचआर का काम है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ, उनके एम्प्लॉय के करियर के लिए डेवलप रहेगा, क्योंकि बच्चे जब उन्हें नई ट्रेनिंग मिलेगी, अगर वो कल कहीं और जाना चाहते हैं तो उन्हें रहेगा कि हम अपडेटेड हैं, हमें नया सॉफ्टवेयर चलाना भी आता है। मेंटेनिंग लेबर रिलेशन, लेबर का रिलेशन, यूनियन मैनेजमेंट का रिलेशन बनाने का काम भी नहीं कही है। हैंडलिंग ग्रेवेंस, अगर बच्चे कोई ग्रेवेंस है, कंप्लेन है कंपनी के ऊपर, जैसे होता है ना, आप भी किसी कंपनी के ऊपर केस कर दो, आपने सपोज करो ब्रेड ली बॉन की, पर बॉन की ब्रेड में आपको मक्खी मच्छर कीड़ा लग गया, उसमें कुछ खराब होगी, आपने भाई कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया। अब कंपनी को तो डिपेंड करना पड़ेगा अपने खिलाफ, आपने तो केस कर दिया, तो कंपनी की जो ग्रेवेंसेस है या कोई कंप्लेन है, जरूर नहीं है बाहर के लोग, आपके एम्प्लॉय के अंदर की कोई ग्रेवेंस, किसी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं आ रही, टाइम से कट के आ रही है, उसको कोई समस्या है, उसकी वर्किंग आवर्स ज्यादा है कम है, जो छुट्टी चाहिए, कुछ भी हो, तो वो क्या करेगा, इनसे डिस्कस करेगा। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी पता है, एंड वेलफेयर एम्प्लॉय का, इस बारे में काम करना ही नहीं कहिए। डिफेंडिंग द कंपनी लॉ सूट, अगर कंपनी में कोई लॉ केस हो रखा है, सूट हो रखी है, केस करके उसे भी डिफेंड करना, एंड अवॉइडिंग लीगल कंप्लेंट, कंपनी के ऊपर लीगल कंप्लेंट्स कम से कम उन्हें अवॉइड करना। हम पढ़ेंगे स्टाफिंग का प्रोसेस। तो स्टाफिंग का प्रोसेस क्या कहता है, देखो कल की तरह आज बढ़िया दिख रहा है। सबसे पहले आएगा प्रोसेसिंग, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और लास्ट में कंपनसेशन। तो हम एक एक को स्टार्ट करेंगे और अपना स्टार्ट करेंगे प्लानिंग का प्रोसेस। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आपको पहले ये पता करना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, उनका नंबर क्या है, उनका टाइप क्या है। ठीक है जी, नंबर और टाइप पता करने के लिए आप बोलते हो वर्क फोर्स एनालिसिस। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट मेयरली अ नोइंग ऑफ हाउ मेनी पर्सन वी नीड, बट ऑल्सो ऑफ व्हाट टाइप। Given that we need to encourage women person from backward community and person with special need, अभी ये कह रहे हैं इसके साथ साथ हमें जो स्पेशल नीड्स के लोग हैं, ये जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो वुमेन्स हैं, उन्हें भी हमें बढ़ावा देना चाहिए काम को देंगे। मैंने बताया था कि मुझे एक बिजनेस किया और काम सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम सामान सस्ता देना नहीं, अच्छा देना, एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने समाज में रोजगार प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। Such of physical challenge visual hearing impaired to assume responsibility position in the organization. There is a need to understand, and if the need is to redefine manpower requirement accordingly. Workload analysis का मतलब होता है would enable the assessment of number and type of human resource necessary for the performance of a real job. अगर आप बोलते हो कि सर मैं वर्कलोड एनालिसिस कर रहा हूँ, उसका मतलब आप ये जानना चाहते हो कि उस काम को करने के लिए आपको कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है और उनका नंबर क्या है, उनका टाइप क्या है। जैसे स्कूल में मैंने आपको बताया था कि आपको एक 10th तक का स्कूल रन करना है, 10th तक के स्कूल के लिए आपने पहले एनालाइज किया कि सर हमें कितने टीचर्स चाहिए होंगे। आपने सर 1 से 10 तक 10 क्लास हो गई, हर एक क्लास के 2 सेक्शन हो गए, तो 20 क्लास चलती है एक पीरियड में। तो आपने सर नॉर्मली हमें 20 टीचर चाहिए होंगे जो क्लास में एट प्रेजेंट रहे। ठीक है, 20 के साथ आपने सर हमें 2 स्टाफ चाहिए होंगे जो अकाउंटिंग कर सके, जो बिजनेस का हिसाब, स्कूल का हिसाब किताब रख सके। आपने सर 2 टीचर हमें एडिशन चाहिए होंगे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देख सके। ठीक है जी, जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया। ठीक है जी, आपने सर 2 में फिजिकल भी चाहिए होंगे जो बच्चों को म्यूजिक वीडियो डांस वांस सिखा सके। ठीक है जी, तो ऐसे करते करते आपने नंबर पता कर लिया कि आपने सर हमें मोटा 25 से 26 लोग चाहिए, 26 मान लेते हैं। 26 में एक आपने प्रिंसिपल लगा दिया, नंबर पता लग गया 26। अब उनका टाइप,
टाइप क्या मतलब आपने सर एक प्रिंसिपल पता लग गया, आपने सर पीजीटी, आपने सर पीजीटी तो नहीं चाहिए, टीजीटी चाहिए क्योंकि 12 10 तक का स्कूल है, 10 तक में पीजीटी की जरूरत नहीं पड़ती, टीजीटी आपने सर हमें 8 टीजीटी चाहिए होंगे, मेरा मैथ्स में कितने चाहिए, कैसे 2 मैथ्स के चाहिए होंगे, 2 इंग्लिश के चाहिए होंगे, 2 फिजिक्स के चाहिए होंगे, हिंदी के, ऐसे करते करते आपने हमें नंबर और टाइप पता कर दिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं वर्कलोड एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस बताएगा कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल कितने हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि स्कूल आपने आज ही शुरू किया 10 तक का, 10 तक का स्कूल शुरू करने के लिए आपको पहले 5th तक की माने तो चाहिए, फिर 8 तक की, फिर 10 तक की। तो आपने सर अभी हमें इसी साल में हमें मिली है 10 तक की मान लेता है, 2 साल हमें पहले 8 तक था, 10 तक हो गया, तो आपने सर हमें और टीचर चाहिए होंगे जो 9 10 पढ़ा सकें, उसके लिए आप करोगे वर्क फॉर एन की हमारे ऑलरेडी अवेलेबल कितने हैं। हो सकता है आपने सर जो कल 8 पढ़ा था वो 9 पढ़ा सकता है, उसके एजुकेशन है, तो आप उस ऑलरेडी अवेलेबल कितने हैं। आप सर हमें 26 की रिक्वायरमेंट है और ऑलरेडी मैंने कहा आपके पास सपोज करो 15 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप 26 में 15 घटा लो, 11 टीचर और चाहिए, तो वो आपको बताएगा वर्क फोर्स ऑलरेडी अवेलेबल कितने हैं, वर्कलोड चाहिए कितने, डिफरेंस निकाल लो, आपको पता लगेगा कि आपको कितने और चाहिए होंगे, ठीक है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जब आपने एम्प्लॉय को पता लगा लिया आपको नंबर कितने चाहिए, उनका टाइप क्या है, फिर आप उन्हें रिक्रूट करोगे। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आप उन्हें सर्च करोगे। आपने सर सर्च कहाँ से करूंगा मैं उन्हें, सर्च करने के लिए या तो आप अखबार में इश्तिहार दे दो, आप टेलीविजन पे अनाउंस करवा दो, आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे डाल दो, ठीक है जी। Recruitment may be defined as the process of searching for the prospect employee and stimulating them to apply for the job in the organization. So उन्हें प्रेरित करना है जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है जी। The advertisement may be displayed on the notice factory gate, या बच्चा आपका एडवर्टाइजमेंट जैसे फैक्ट्री गेट पर लग सकता है, ठीक है जी, ऑफिस गेट पर लगा सकते हो। बहुत बार बच्चे जैसे भी मैं यहीं जा रहा हूँ, अभी आप कभी इधर से जाना तो यहाँ ना एक डॉक्टर है, एक दुकान है यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक, उसके सामने डॉक्टर है, उसके बाहर ही लिखा हुआ है कि लड़के की देखो आवश्यकता है। मैं एक दिन जा रहा था, मैंने देखा अच्छा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। जब वो दुकान के बाहर बड़ा बड़ा लिखा होता है लड़कों काम करने के लिए लड़कों की आवश्यकता है, तो उसने दुकान के बाहर बोर्ड लगा रखा, भाई कोई काम करना चाहता हो आ सकता है, बात कर सकता है, काम मिल जाएगा। तो आप अपने फैक्ट्री गेट पे या ऑफिस गेट पे लगा दो, ठीक है जी, और एल्स में भी या उसे पब्लिश कर दो प्रिंट मीडिया में या फ्लैश कर दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ठीक है जी। द स्टेप इन्वॉल्व लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट और डिटरमाइन द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट, ठीक है जी। सर्च करना, एक तरह से ढूंढना। सर्च करने के बाद जब आप ढूंढ लोगे फिर आप उसे सिलेक्ट करोगे। आपने अखबार में इश्तिहार दे दिया कि जी हमें काम के लिए इस स्कूल में, सपोज करो आपने इश्तिहार दे दिया कि स्कूल में अकाउंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है, टीचर चाहिए, आपने इश्तिहार दे दिया, सर्च कर लिया। अब सर्च के बाद अब टीचर बहुत सारे आ गए एकदम से ही कि जी हमें रख लो, तो आप उन्हें सिलेक्ट करो। आपने ऐसा नहीं जो पहले आएगा सिलेक्ट कर लोगे, देखोगे कुछ क्राइटेरिया लगाओगे कि भैया कुछ स्टेप्स लगाओगे, कुछ टेस्ट लोगे, कुछ इंटरव्यू देखोगे, उस हिसाब से सिलेक्ट करोगे। सिलेक्शन एक प्रोसेस है, चैप्टर के अंदर आपको सिलेक्शन का प्रोसेस पढ़ने को मिलेगा। जैसे अभी आप स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ रहे हो ना, आगे सिलेक्शन का एक प्रोसेस पढ़ने को मिलेगा आपको। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट डेवलप एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जो आपने रिक्रूटमेंट के स्टेज पे आपने लोगों को ढूंढा था, अब आप उनमें से किसी को जो आपको काम का लगता है सर रिक्रूट कर रख लोगे। इवन इन द केस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब, उस तरह की जॉब में जो बच्चे हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब होते हैं, वेरी चॉइस आर वेरी नैरो, जहाँ पे चॉइस बहुत नैरो होती है। द रिग्रेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस सर्व टू इंपॉर्टेंट पर्पस, तो वहां पे आपको प्रोसेस रिग्रेस प्रोसेस लगाना है। जैसे बच्चे स्कूल में आप इश्तिहार डाल दो कि आपको मैथ्स का टीचर चाहिए 10 तक के लिए, तो मुझे हजारों एप्लीकेशन आ जाएंगे, ठीक है जी। आप इश्तिहार डालना कि हमें प्रिंसिपल चाहिए स्कूल के लिए और 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ही कम एप्लीकेशन है प्रिंसिपल की, उतना एक्सपीरियंस होता ही नहीं किसी के पास, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल की जॉब के लिए भी अगर आपको रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट करना है तो भी आपको रिग्रेस प्रोसेस लगाना है। ये नहीं कि आपका प्रिंसिपल की जो भी रख लिया उसमें भाई 2 आदमी है, 2 में से एक को रखना, एक को रख लिया, उसके लिए भी आपको रिग्रेस प्रोसेस गुजारना है, ठीक है जी। इट एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, क्योंकि अगर आप रिग्रेस प्रोसेस हार्ड प्रोसेस से गुजारोगे तो उससे जो सबसे बेस्ट एम्प्लॉय होगा वो आपको मिलेगा। एंड इट एनहांस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ द दो सिलेक्टेड एंड कन्वे देम द सीरियसनेस विद अमंग विच द थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। और जिन्हें जो सिलेक्ट हुआ है उसे भी पता लगेगा कि भाई जॉब बहुत धक्के खा के बड़ी मेहनत से काफी इंटरव्यू देने के बाद मिलती थी, काफी टेस्ट देने के बाद मिलती थी। अगर एक जगह आप जाओ और आपको पहले दिन जॉब मिल जाए तो आप जॉब की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, लेकिन अगर उसी जॉब के लिए आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ रहा है, फिर टेस्ट देना पड़ रहा है, फिर डेमो देना पड़ रहा है, फिर कुछ करना पड़ रहा है, उसके बाद कई लोग, और आपने कहा सर जब मैं चला था मेरे साथ 20 लोगों ने इंटरव्यू दिया था और एक दिन होते होते 4-5 इंटरव्यू होने के बाद मुझे सिलेक्ट कर लिया, ये 2 लोगों को सिलेक्ट करा, तो आपको लगेगा यार 20 में से 2 को रखा तो कितनी ज्यादा वो कंपनी होगी बढ़िया जो सीरियस होगी अपने काम के प्रति, कितने लोगों में से हम 2 को रखा।
इट एनहांस द सेल्फ एस्टीम, तो आपको मोटिवेट फील होता है, एंड प्रेस्टीज ऑफ दो सेलेक्टेड एंड कन्वे टू देम द सीरियस विद व्हिच द थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मेरे स्कूल में जब मैं ऐसे गया था इंटरव्यू देने, तो मेरे साथ इंटरव्यू देने से पहले कम से वहाँ पे 8 से 10 टीचर इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। ठीक है जी, जिनका रिटर्न हो चुका था, डेमो भी हो चुका था। ठीक है जी, इन्होंने रिटर्न भी क्लियर कर दिया, होते मुझे सेलेक्ट कर दिया था उन्होंने। ठीक है, हो सकता है क्या क्वालिटी दिखी हो किस हिसाब से। ठीक है जी, तो ऐसे कईयों को चले, उनसे एक को रखा, तो कितने सीरियस हैं अपने काम के प्रति वो। ठीक है, इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से एक को चुन लिया, ये है आपकी सिलेक्शन। ठीक है जी, सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे जी आपने, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन क्या होता है, जिस जॉब के लिए आपने उसे रखा उसे आप प्लेस कर दो वहां पे, और उसे ओरिएंटेशन दो। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है, आप अपनी कंपनी वाले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो उस एम्प्लॉय को। ठीक है जी, जैसे बच्चे मैं अपने स्कूल में जब पहले दिन गया तो मुझे जो यहाँ के ओनर है उन्होंने स्कूल के बारे में पूरा बताया था कि स्कूल में क्या सीरियसनेस से काम होता है, क्या क्या होता है, कौन टीचर है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन रिपोर्ट करता है। ठीक है, जिससे आपको एक फैमिलियर फील होता है। जैसे आपकी एग्जांपल दे सकता हूँ, जब आप किसी नए स्कूल में जाते हो तो नए स्कूल में पहले दिन आप लोगों को डर सा लगता है अपने से कोई ऐसे जो इसे स्कूल चेंज किया हो, आपने किया था, उससे पहले कौन से स्कूल में थे, और फिर आप इसमें चले गए 7th में। तो जब आप 7th में यहाँ आए होंगे, जिस स्कूल में आए होंगे आप इसमें, तो उस स्कूल में आप पहले दिन बैठे होंगे, भीड़ देख के और आपको सब कुछ देख के बड़ा अजीब सा लग रहा है, कैसे सा स्कूल है, क्या बच्चे मुझे घूरे जा रहे हैं, अजीब सा लगता है। लेकिन जब इस क्लास में टीचर आया, उसने कहा स्टैंड अप दोज हु आर न्यू, उन्होंने आपको एक दूसरे मिलवा दो, भाई होमवर्क इससे कर लेना, ये नया बच्चा है भाई आप इसकी हेल्प कर देना। तो वो एक प्रोसेस है जो एग्जिस्ट, जो पुराने जो नए एम्प्लॉय से फैमिलियर फील कराना कि उसे हाँ भाई मैं काम कर सकता हूँ, नहीं तो एम्प्लॉय डर रहा घूमता है। पढ़ने का मेरे लिए कौन पढ़ रहा है, Joining a job marks the beginning of socializations of the employees. बिल्कुल, जब आप बच्चे एक जॉब को ज्वाइन करते हो तो आपकी सोशलाइजिंग स्टार्ट हो जाती है वर्क फ्लोर्स पे। जैसे बच्चे आपने यहाँ ट्यूशन ज्वाइन किया था, तो आपने पढ़ाई के साथ साथ सोशलाइजिंग भी, आप किसे भी जानते हो, उसे भी जानते हो, 2-4 और नए बच्चे आते हैं उन्हें भी आप जानते हो, तो आपकी सोशलाइजिंग स्टार्ट हो जाती है। आगे बढ़ना। The employee is given a brief presentations about the company and its हाँ जी, तो वजह जो कंपनी का मालिक है, ये जो कंपनी का मैनेजर है, ये जो आपका बॉस है, वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को बच्चे कलीग्स है, आपको बताएगा अच्छा ये आपके सीनियर है, ये आपके जूनियर है, और ये आपके कलीग्स हैं। कलीग जो आपके साथ ही लेवल पे जॉब करते हैं, अगर आप मैनेजर हो तो वो भी मैनेजर ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट। he is taken around the workplace and given the charge of the job for which he has हाँ जी, been selected. और उस जॉब के लिए आपको बताया जाएगा भाई ये आपकी कुर्सी है, आप यहाँ बैठे काम करोगे। ठीक है जी, और ये आपको काम करना है। तो पढ़ो। The process of familiarization is very crucial and may have a lasting impact on the decisions to stay and on his perform. बिल्कुल जी, ये प्रोसेस है कि आपको फैमिलियर कराना। ठीक है जी, ये बहुत जरूरी होता है, जिससे आपका एक लास्ट इंपैक्ट पड़ता है कि आपका डिसीजन कि आप कंपनी में रहोगे या नहीं रहोगे। जैसे बच्चा आप किसी अपनी इच्छा के नए जाते हो, कहते हैं बेटे अपना ही घर समझ, जिसे तो अपने आपने कहा नहीं, फिर आप डर रहते हो। ठीक है जी, फिर 2-3 दिन होते हैं, अरे फिर उसी घर में आप ऐसे घूमना शुरू कर देते हो, अपना ही तो है क्या करना। ठीक है जी, क्योंकि आप थोड़ा फैमिली वाला भी अपने घर में आप थोड़ी फैमिली कैसे ऑड फील करते हो, किसी नई जगह पे जाके आप थोड़ा ऑड फील करते हो, शर्माते हो, 2-3 दिन हो जाने दो, फिर तो आप बस वहां कर देते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट। अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कराना, जिस जॉब में आपने सेलेक्ट किया, अगर आपको लगता है कि इसी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, इसमें ट्रेनिंग कराना। ट्रेनिंग के 2 तरीके होते हैं, तो ऑन द जॉब, एक ऑफ द जॉब, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, कैसे होती है अभी आप ये पढ़ दो 10 मिनट। What people see is not a simply a job. हाँ जी, वो कह रहे हैं सिर्फ जो लोग करते हैं वो सिर्फ जॉब नहीं, वो करियर सेलेक्ट करते हैं। इवन एवरीवन मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू राइज ऑन द टॉप, हर एक के पास बच्चा अपॉर्चुनिटी राइज टॉप तक जाने की। ठीक है, ऐसा तो नहीं, कुछ लोगों को ही है बेनिफिट कि वो टॉप तक जा सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट जा सकते हैं, नहीं तो बाकी तो बस लोअर लेवल पे रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। द बेस्ट वे टू प्रोवाइडिंग सच अ अपॉर्चुनिटी टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन हैव आइदर इन हाउस ट्रेनिंग, आप अपने आप इन हाउस ट्रेनिंग आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग करा सकते हो अपना सेंटर से सेंटर, और have force alliance with training and education institute to ensure continuous learning of their employee, या किसी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप टाई अप कर सकते हो कि हमें एम्प्लॉय की ट्रेनिंग आप लोग करा दें। ठीक है, 2 तरह से कंपनी ट्रेनिंग रहती है, या तो बच्चे एक अपना ही इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दे और वहां पे एम्प्लॉय रखे अपने, और वही एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करे। तो दूसरा होता है कि जी उन्होंने एक दूसरी कंपनी को हायर कर रखा है, दूसरी कंपनी को कह रखा है जी एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग देना, उसके लिए हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, हर तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को मिलती है। ठीक है, वो एक सर अपने आउटसोर्स होता है, अपने काम को दूसरा देना। ठीक है, क्या मैंने पढ़ा हुआ आउटसोर्सिंग चीज। ठीक है, द जो मेरा एक ब्रदर है
वो ऐसी कंपनी में काम करता है जो दूसरी कंपनी को सॉफ्टवेयर चलाने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है जी। तो मैं मुझे तेरा काम कह रहा है, मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। मैं कैसे कह रहा है, एम्प्लॉय को पता लगता है, एम्प्लॉय मुझे बताते हैं तो मैं उनकी शेड्यूल मीटिंग करता हूँ, मैं उनकी मीटिंग शेड्यूल करता हूँ कि अच्छा आपकी ट्रेनिंग ये है, आप इन्हें ट्रेनिंग दोगे, जैसे आप 3-4 बच्चे हो तो मैंने कहा भाई इस वाले ग्रुप को आप ट्रेनिंग दोगे, जैसे आप ट्रेनिंग दोगे, आपको ट्रेनिंग शेड्यूल करने का काम उसका है, ठीक है जी। और फिर इंश्योर कराना, आप लोगों से पूछना भाई ट्रेनिंग ठीक से हुई थी, मतलब आपको जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया वो समझ में आ गया, अच्छा आ गया, नहीं आ गया, तो लग रहा है दोबारा एक मीटिंग और लगानी है तो एक और लगवा देगा वो, ठीक है, उसका काम ये है। द ऑर्गेनाइजेशन टू बेनिफिट इन टर्न, इफ एम्प्लॉय मोटिवेशन इज हाई, अगर आपको जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट फील करता है, देयर कॉम्पिटेंसीज आर स्ट्रेंथन, देयर परफॉर्मेंस बेटर एंड दस कंट्रीब्यूट मोर टू द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में बेटर काम करेगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है आपकी परफॉर्मेंस को चेक करना, ठीक है जी। मैंने आपको ट्रेनिंग करवा दी, ट्रेनिंग के बाद आपकी परफॉर्मेंस चेक करना है कि ट्रेनिंग कराने से पहले कितना काम करता था ये और ट्रेनिंग के बाद कितना काम कर रहा है, ठीक है जी। After the employee have undergone a period of training, they have been on the job for some time. There is a need to evaluate their performance. तो आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, ठीक है जी। All organizations have some formal or informal means of appraising their employee. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, कंपनी के पास तरीके होते हैं कि मैं इनफॉर्मल तरीके से उसकी परफॉर्मेंस जज करूंगा या फॉर्मल तरीके से परफॉर्मेंस जज करूंगा, क्योंकि उसी हिसाब से उसका प्रमोशन होगा ना भाई। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉय करंट और पास्ट परफॉर्मेंस, आज की इस वक्त कितना बढ़िया काम कर रहे थे और पहले काम क्या कर रहे थे, अगेंस्ट सर्टेन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड। कुछ तरीके हैं जिसके अगेंस्ट मैं आपकी परफॉर्मेंस चेक करता हूं, ठीक है जी। जैसे सपोज करो मैंने रखा, मैंने कहा भाई आपको बॉक्स बनाने की काम सिखाना था, पहले आपको काम दिया कि आप 1 घंटे में 2 बॉक्स बनाते थे, मैंने कहा भाई एक काम कर, काम सीखा, ट्रेनिंग करवा दी आपको 1 हफ्ते की, आपने ट्रेनिंग करने के बाद मैंने कहा अब कितने बना, 1 घंटे में 5 बना देता हूँ, मैं कहा हुआ ना फायदा। पहले 1 घंटे में 2 बॉक्स बना रहा था और धीरे धीरे बना रहा था, उसने सिखाया कि भाई कैसे कैसे काम करना है, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद 1 घंटे में 5 बॉक्स बना के दे रहा है, तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। The employee is expected to know what the standards are and the superior is to providing the employee feedback on his performance. और बच्चे आपकी परफॉर्मेंस का फीडबैक मुझे आपको देना ही चाहिए। जैसे बच्चे मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट लेने के बाद मैं आपकी परफॉर्मेंस चेक करता हूँ, भाई मैंने आपको पढ़ा दिया, टेस्ट पढ़ाने के बाद मैं आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए क्या करता हूँ, मैं टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट लेने के बाद मैं आपको गलती बताता हूँ। अगर मैं आपकी यहाँ पे गलती बताऊँ ना तो फिर टेस्ट का फायदा ही क्या हुआ, मैं आपको बताता नहीं बच्चे ये गलती कर रखी थी, ये नहीं करना था, ये क्वेश्चन गलत था, ये ऐसे करना था, मैं आपकी परफॉर्मेंस बताता हूँ, ठीक है जी। तो आपको फीडबैक देना जरूरी है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, ठीक है जी। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग का मतलब है इट बिकम नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस करियर रिलेटेड इश्यूज एंड प्रमोशन एवेन्यू फॉर द एम्प्लॉय, ठीक है जी। अब वजह मैं अपने एम्प्लॉय को प्रमोट करूंगा, ठीक है जी, आपकी प्रमोशन होगा, पहले आप जूनियर मैनेजर थे, आप सीनियर मैनेजर हो गए, ठीक है जी। It become necessary for all the organization to address career related issue and promotion avenue for the employee. Manager need to design activity to serve employee long term interest also. They must encourage employee to grow and realize their full potential. Promotion are an integral part of employee career. एक people के करियर का प्रमोशन एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। क्या जैसे पुलिस में होता है ना, प्रमोशन होता है, पहले आप कांस्टेबल भर्ती हुए थे, फिर आप हेड कांस्टेबल हो गए, फिर आप एएसआई हो गए, फिर आप सब इंस्पेक्टर बन गए, फिर आप आगे जो बनते हो, ठीक है जी, इंस्पेक्टर बन गए। दे रेफर टू बीइंग प्लेसमेंट इन पोजीशन ऑफ इंक्रीजिंग रिस्पांसिबिलिटी। दिस यूजुअली मींस मोर पे, जब आपका प्रमोशन होगा आपको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, रिस्पांसिबिलिटी बढ़ेगी, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, ठीक है जी। जैसे सपोज करो आपने जी पहले मैं थाने के अंदर आता था, ठीक है जी, मैं ऐसा ही था, अब मैं इंस्पेक्टर, थाना ही मेरे अंडर में आता है, ठीक है जी। पहले तो मैं किसी अंडर में काम करता था, अब लोग मेरे अंडर में काम करते हैं, तो मेरी तनख्वाह बढ़ी, लेकिन साथ साथ रिस्पांसिबिलिटी बढ़ेगी, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी। कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब है कि इन रिटर्न आपको क्या मिलता है। जब आप एक जॉब कर रहे होते हो तो आप अपना टाइम दे रहे हो, तो उसके बदले क्या मिलता है आपको, पैसा। देखो आपने मेरे लिए टाइम दिया, अपना दिमाग इस्तेमाल करा, मैंने आपको उसके बदले आपको पैसे दे दिए, कंपनसेशन। तो इसका मतलब है कि मुझे आपको क्या पेमेंट करनी है। अब कंपनसेशन जरूरी नहीं है सबकी सिमिलर हो। एक स्कूल में या एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में जो गेट खोलने वाला है, जो गार्ड है, ये जो गिफ्ट मैन है, उसकी तनख्वाह भी अगर उसकी जो वहाँ पे बैठे हुए एम्प्लॉई हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, जो सीईओ है, सीएफओ है, जो मैनेजर लेवल के लोग हैं, उनकी बराबर होने लगे तो कौन ही आदमी सीईओ बनेगा। वो कहेगा कौन सी दर्दी लेगा इतने बड़े काम की, मैं तो लिफ्ट मैन ही बन जाऊँ। तो कंपनसेशन पेयर तो होनी चाहिए, लेकिन इक्वली होनी चाहिए सबकी। All organizations need to establish wages plan, salary plan for their employees. There are various ways to prepare different pay plan depending on their way of their job. आपकी जॉब के हिसाब से आपको तनख्वाह मिलती है। Basically the price of the job need to be determined. ठीक है, उस जॉब का प्राइस बताना जरूरी है।
कंपनसेशन देयरफॉर रेफर टू ऑल फॉर्म ऑफ पे और रिवॉर्ड गोइंग टू एम्प्लॉय। वो कुछ भी हो सकता है, आपको मैं रिवॉर्ड दे सकता हूँ, कोई बोनस हो सकता है, वो कंपनी को हर उस चीज में आता है। मैंने आपको सैलरी प्लस बोनस देता हूँ, सैलरी प्लस अलाउंस देता हूँ, वो सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इंसेंटिव पे प्लान लाइक वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन, बोनस, इनडायरेक्ट इंसेंटिव लाइक एम्प्लॉय पे, इंश्योरेंस, वोकेशन एक्सेट्रा। ठीक है जी। मैंने आपको मुझे अपनी जॉब में कराते कराते आपको एक 15 दिन के लिए आपको बाहर फॉरेन टूर पे भेज दिया, अपनी फैमिली के साथ जॉब मजे करके आओ। ठीक है जी। वो भी एक तरह से कंपनसेशन ही है कि आपने हमारे लिए काम किया 1 साल में, अब आपको 15 दिन के नेक्स्ट के लिए भेज दिया। ठीक है जी। या मैंने आपको तनख्वाह के साथ मिला, चलो कंपनी से गाड़ी आ जाएगा, आपको गाड़ी मिलेगी, वो सब कंपनसेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट सोर्स। मैंने बताया था कि मुझे लोगों को ढूंढना है, मैंने कहा था ना एम्प्लॉय। सबसे पहले हमारे पास सिलेक्शन स्टाफिंग का प्रोसेस है। स्टाफिंग का प्रोसेस क्या कहता है कि हमें एस्टिमेट करना है लोगों को, कितने लोग हमें चाहिए और उनका नंबर और टाइप क्या हो। दूसरा पॉइंट था रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मैंने कहा लोगों को ढूंढना है, तो भैया ढूंढोगे कैसे? उसने कहा ढूंढने के 2 सोर्स हैं। ढूंढने के 2 सोर्स हैं, या तो इंटरनल सोर्स है या एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल का मतलब है कि या तो वो एम्प्लॉय बिजनेस के अंदर ही है या वो एम्प्लॉय बिजनेस के बाहर है। ठीक है जी। इंटरनल के अंदर 2 आते हैं। अब इंटरनल समझते हैं। इंटरनल सोर्स के अंदर 2 सोर्स हैं, या तो बच्चे आप एम्प्लॉय को ट्रांसफर करो या उसे आप प्रमोट करो। ठीक है जी। ट्रांसफर का मतलब है जैसे सपोज करो बच्चे इस वक्त यूपी पुलिस के अंदर, सहारनपुर के अंदर पुलिस एक्स्ट्रा है, मान लेते हैं। ठीक है जी। लेकिन मेरठ में पुलिस कम है। अब या तो बच्चे मेरठ के नए लोग ढूंढ के लेके नई भर्ती निकाल लें। ठीक है जी। भाई यूपी सरकार क्या करेगी, तो नई भर्ती निकाल लेगी। तो भाई जो नई भर्ती होगी उसमें कुछ लोग उधर भेज देंगे, मेरठ में कुछ गाजियाबाद भेज देंगे, जो सहारनपुर की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। या उन्होंने कहा एक काम करते हैं यार, मेरठ में तो कम है, सहारनपुर में ज्यादा हो रहे हैं, काम इतना नहीं करते, तो एक काम करते हैं यहाँ से 20 लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं मेरठ में। तो वो ट्रांसफर, उसमें ट्रांसफर में ना तो आपकी तनख्वाह बढ़ती, ना आपका प्रमोशन, ना आपको कुछ वो होता, क्या कहते हैं, आपका सैलरी बढ़ती, ना आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज। बस इतना है कि आपकी वर्किंग आवर्स या थोड़ा बहुत चेंज, ड्यूटी चेंज करती है। जैसे सपोज करो सहारनपुर में आप सुबह की ड्यूटी करते थे, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत ट्रांसफर में थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है। जैसे सपोज करो आप सहारनपुर में रहते थे, तो यहाँ पे बच्चे महंगाई इतनी ज्यादा नहीं है, यहाँ रहने वाले खरीदने महंगा नहीं, तो यहाँ पे आपको जो अलाउंस मिलते थे, हाउस अलाउंस थोड़ा कम मिलता था। सपोज करो घर के लिए आपको पैसे मिलते थे 5000 रुपए, यदि सहारनपुर में 5000 रुपए करा जाता है एक आदमी का, ठीक ठाक करा जाता है। लेकिन भाई नोएडा भेज दिया आपको, अब नोएडा में भैया 5000 रुपए नहीं आता, तो वहाँ आपको अलाउंस 10000 मिलता, थोड़ा बहुत सैलरी चेंज, लेकिन इतना इंक्रीमेंट नहीं आता, ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती। आप एसआई के हैसियत से सहारनपुर में काम करते, एसआई के हैसियत से वहाँ काम करते। ठीक है जी। ऐसा कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंज है। ये जैसे ये दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि जी आप एक फैक्ट्री में काम करते थे। ठीक है जी। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर थे, सामान बनाने के। उसने कहा प्रोडक्शन के अंदर आदमी ज्यादा हो रहे हैं, उन्होंने कहा एक काम करो तो निकाल लो, या उन्होंने कहा लेकिन लोगों को निकालना भी ठीक नहीं है, एक काम करते हैं इन्हें यहाँ से हटा के इन्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। ठीक है जी। 20 आदमी हमें एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उन्होंने 20 को हटाओ यहाँ से, उन्हें मार्केटिंग में भेज दो, वहाँ पे एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट भी है, वहाँ पर आप ट्रेनिंग। तो जहाँ पे ओवर स्टाफिंग हो रखी है वहाँ से हटा के जहाँ कम एम्प्लॉय वहाँ भेज दो, ट्रांसफर हो जाता है। दोनों जगह एम्प्लॉय की नौकरी भी जाती, मुझे भी नए आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम लोगों तो पहले जानता ही, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता ही है, मेरे साथ कुछ बेईमानी नहीं करोगे। जी आप कुछ कह सकते हैं? टाइमिंग का पूछ रहा था मैं। हाँ करेंगे उस बारे में। ठीक है जी। सर प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है पर डिटेल में बढ़ाऊंगा। प्रमोशन का मतलब है बच्चे सपोज करो आप भर्ती हुए थे पुलिस में कांस्टेबल, ठीक है जी, फिर आपको हेड कांस्टेबल बना दिया 5 साल बाद। 10 साल की नौकरी के बाद आपको एसआई एएसआई बना दिया, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है जी। फिर आपको बना दिया एसआई, ठीक है जी, 20 साल की नौकरी के बाद फिर आपको बना दिया इंस्पेक्टर, वो प्रमोशन। प्रमोशन में आपकी तनख्वाही बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपका वर्क लोड भी बढ़ेगा, ठीक है, वो प्रमोशन, ठीक है। तो लेकिन ये इंटरनल सोर्स है। अब बेटा बताओ, सपोज करो यूपी पुलिस को सब इंस्पेक्टर की जरूरत है, ठीक है जी। अब सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट भर्ती करें, ये उन्हें एक काम करते हैं, यहाँ बहुत सारे हमारे पास एक्सपीरियंस कांस्टेबल है, उन्हें हेड कांस्टेबल बना दिया, उन्हें या हेड कांस्टेबल है उन्हें ऐसे ही बना देते हैं। और आपने सभी हेड कांस्टेबल कौन बनेगा? उन्हें हेड कांस्टेबल नहीं भर्ती निकाल देते हैं, ठीक है जी। एक्सपीरियंस पर्सन को ऐसा ही बनाओ, ठीक है जी, वो बढ़िया है। और जो नए आदमी जो अभी काम सीखे उन्हें नए बाहर से ले आओ, ठीक है जी। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय बिजनेस के अंदर ऑलरेडी है, उसे कहीं बाहर से ही लेके आए, वो बिजनेस के अंदर हो सकता है कहीं डिपार्टमेंट के अंदर हो, किसी और सिटी में हो, उसे क्या है दूसरा ट्रांसफर कर देते हो ना भाई, क्या तुम वहां चले जाओ, ठीक है जी, या प्रमोट कर दिया सिटी के अंदर ही।
ठीक है, ये देखो ये है आपका ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया आपको, हो आप कंपनी के अंदर ही, ठीक है जी। या मेरठ में थे, शामली भेज दिया, सहारनपुर से दिल्ली भेज, सहारनपुर से आपको मेरठ भेज दिया, ठीक है जी। या आपको एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री भेज दिया, इतना फर्क है। पढ़ते हैं ट्रांसफर, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू, या तो एक जॉब से दूसरी जॉब पे, या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट, या फिर एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में। पहले आपने सुबह की शिफ्ट करवाता है, रात की शिफ्ट करवा दी, ठीक है जी। विदाउट एंड सब्सटेंशियल चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुई, पहले भी आप कांस्टेबल थे, आज भी आप कांस्टेबल ही हो, ठीक है। पहले भी आप मैनेजर थे, अभी भी आप मैनेजर ही हो, पहले भी आप सेक्शन इंचार्ज थे, आज भी सेक्शन इंचार्ज हो, पहले दिन की ड्यूटी थी, अब रात की ड्यूटी है, बस फर्क इतना था। एंड द स्टेटस, कोई स्टेटस में भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है जी। आपकी जॉब पोजीशन वही है, टाइटल वही है आपका। इट मे लीड टू चेंज इन द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी हो सकती है चेंज, हो रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल सकती है, वर्किंग कंडीशन बदल सकती है, ठीक है। बट नॉट नेसेसरी सैलरी, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ती। ट्रांसफर इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसी विद इन एम्प्लॉय फ्रॉम द ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। स्टाफ ट्रांसफर एक सबसे बढ़िया सोर्स है जहां पे आपके पास ओवर स्टाफ वर्क, ओवर स्टाफ वर्क समझते हो ना, जहां पे एम्प्लॉय जाते हैं, जहां पे जाते हैं वहां से हटाओ, और जहां कम है वहां भेज दो। इट इज प्रैक्टिकली अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट समझते हो? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब है कि एक लेवल पे थे और दूसरे लेवल पे आपको भेज दिया, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया, ठीक है जी। वर्टिकल मूवमेंट तब होगा जब आपको प्रमोशन किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब था कि आप यहां खड़े हो और आपको यहां भेज दिया, ठीक है जी। तो आप सेम पोजीशन में इधर से इधर चले गए, इधर से इधर से इधर से इधर चले गए। वर्टिकल में क्या होगा, आप नीचे थे ऊपर चले गए, ठीक है। वो वर्टिकल, वो प्रमोशन, ठीक है। इट इज प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, शॉर्टेज of suitable person in one branch may be filled through transfer from another branch or department. Job transfer is also helpful in avoiding termination or removing individual problem and grievances, ठीक है जी। इससे वजह एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं करना पड़ता, वैसे नौकरी जाएगी, सबको दुखों को भी नौकरी चली जाएगी, ठीक है जी। और रिमूविंग नहीं करना पड़ेगा इंडिविजुअल प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस। At the time of transfer, it should be ensured that the employee transfer to one other job is capable of performing. लेकिन ध्यान रखना, अगर आप एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहे हो एक जॉब से दूसरी जॉब पे, तो पहले ये इंश्योर कर लेना कि जो एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर रहे हो वो दूसरी काम के जिस आप भेज रहे हो वो उस काम के लायक भी है नहीं है। पता लगे एक एम्प्लॉय को आपने यहाँ पे ड्यूटी करवा रहे थे पहले, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन उसके अंदर था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, आपने कहा सर ये तो यहाँ ही काम ठीक से कर पा रहा, सेल के अंदर भेज दे, क्या ये वहाँ और बेटा कर देगा? कितना टाइम हो गया काम सिखाते सिखाते, प्रोडक्शन के अंदर काम सीख पा रहा है, तो उसे वहाँ काम भेजेंगे तो उस काम के अंदर सिखा देगा। तो मैंने कहा भाई किसी ट्रांसफर ऐसे एम्प्लॉय करो जो आपको लगता है काबिल हो कि काम सीख भी लेगा, काम समझ जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, ये प्रमोशन है। प्रमोशन का मतलब है पहले आप पहले स्टेप पे थे, फिर आप दूसरे पे हो गए, फिर तीसरे पे हो गए, फिर चौथे पे हो गए, फिर पांचवें, फिर छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, नौवें। सपोज करो बच्चे यहाँ का एम्प्लॉय चला गया है, ठीक है, या सपोज करो यहाँ जो सबसे टॉप पे है, जो बड़े वाला ब्लॉक है, यहाँ का एम्प्लॉय रिटायर हो गया है, मर गया है, खुद छोड़ के चला गया, मैं निकाल दे, कुछ भी हो सकता है। अब ये यहाँ के लिए या तो आदमी बाहर से लेके आओ, या मैंने कहा एक काम करता हूँ, यहाँ के एम्प्लॉय को मैं इसे यहाँ बिठा देता हूँ, नीचे वाले को, जो इससे नीचे वाले इसे यहाँ बिठा दी। जैसे मैंने अपने बताया था मेरे साथ कैसे हुआ था कि बच्चे जो यहाँ पे सबसे सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय था वो चला गया था, उसकी नौकरी लग गई थी, ठीक है, सीए बन गया था, तो उसे वो चला गया, ये पोस्ट गया, तो मुझे सर ने कहा आप यहाँ बैठ जाओ क्योंकि यहाँ से काम, लेकिन ये पोस्ट खाली हो गई, अब यहाँ कौन बैठेगा? इसके नीचे वाला बैठ जाएगा, फिर ये खाली हो गई, इसके नीचे वाला बैठ जाएगा, फिर ये खाली हो गई, नीचे उसके नीचे वाला, ऐसे होते 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 इन सबका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। ये एक सीरीज ऑफ प्रमोशन है कि यहाँ पे चेन ऑफ प्रमोशन, सबकी प्रमोशन स्टार्ट हो जाती है। प्रमोशन business enterprise generally follow the practice of filling higher job by promoting employee from the lower pay, ठीक है जी। lower jobs, promotion lead to shifting of employee from a higher position carrying higher responsibility, facilitate status and pay, तनख्वाह बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रमोशन एक वर्टिकल शिफ्टिंग, वर्टिकल समझते ना, नीचे से ऊपर, शिफ्टिंग वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, दिस प्रैक्टिस हेल्प इन improve the motivation, एम्प्लॉय को मोटिवेट होता है, उसमें आ रहे वाह प्रमोशन हो गया, अब और बढ़िया काम करो जिससे जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाए, ठीक है ना। मूवी देखी थी आपने सिंघम, जब वो पहले सिंघम में वो अपने गांव में एक छोटा सा इंस्पेक्टर था, सिंघम 2 में सीधा मुंबई शहर का डीएसपी बन गया वो, ठीक है जी। पहले वो एक गांव को देख रहा था, फिर वो सीधा पूरी मुंबई को देखना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अगली सिंघम 3 में वो पूरे पता नहीं क्या कौन सी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का वो नेता बन गया था वो, ठीक है जी। बहुत तगड़ा प्रमोशन हो गया उसका, ठीक है जी। ऐसी दबंग मूवी में, पहली मूवी में चुलबुल पांडे अपना सलमान खान एएसआई था, अगली पिक्चर में सीधा इंस्पेक्टर बन गया वो दबंग में, 3 स्टार, पहले 1 स्टार था, सीधा 3 स्टार, वो प्रमोशन है, ठीक है जी। कहते हैं दिस प्रैक्टिकली हेल्प इन इंप्रूविंग द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉय, इट हैज अ ग्रेटर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ओवर द एम्प्लॉय।
दिमाग के ऊपर बेनिफिट आता है इसके ऊपर, ठीक है, इम्पैक्ट आता है कि हाँ अब मैं पौधा बढ़ गया हूँ। It has a greater psychological impact over the employee because of promotion at the higher level may lead to chain of promotion at lower level in the organization. एक गया उसका प्रमोशन हुआ, उसके सबका प्रमोशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मुझे एक और आता है, ठीक है जी, वैसे बुक में नहीं है लेकिन बता देता हूँ, ठीक है जी, उसे बोलते हैं ले ऑफ, ठीक है जी। क्या सर? ले ऑफ, ठीक है जी। ले ऑफ में क्या होता है, जैसे कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहां बच्चे एम्प्लॉय मुझे पूरे साल भर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी, तो मैं उन्हें क्या करता हूं, मैं उन्हें 6 महीने पूरे ढंग से काम करवाता हूं और पूरी तनख्वाह देता हूं, और बचे हुए 6 महीने मैं उन्हें कहता हूं तुम घर रहो, लेकिन आपकी आधी तनख्वाह मिलेगी। मर्चेंट नेवी में जैसे होता है, मर्चेंट नेवी में तो नहीं रहता, वहां तो बच्चे जब आप प्रोजेक्ट मिलता है तो ही आपको सैलरी मिलती है, आप घर पे तो वही तनख्वाह मिलती है, ठीक है। अच्छा 6 महीने की नहीं, इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ शुगर मिल का। अगर आप कोई रिलेटिव शुगर मिल में हो, ठीक है जी, शुगर मिल में भी अलग अलग पोस्ट होती है, ठीक है, लेकिन मैं उसके बाद बता रहा हूँ जो इस पोस्ट में होता है, जो बोलते हैं गन्ना तुलवाई बुलाई काम करते हैं, जो नॉर्मली जो किसान गन्ना लेके आता है तो वहाँ कांटे बैठा होता है, वो देखता है भाई गन्ना सही तुल रहा नहीं, सिस्टम बैठा होता है वहाँ, ठीक है जी। तो वो एम्प्लॉय क्या करता है बच्चे, 6 से 8 जब गन्ना मिल चलता है तो वो पूरे 12 घंटे काम करता है, पूरा काम करता है वो, ठीक है जी, इवन ज्यादा ही काम करता है बेचारा वो, ठीक है, और तनख्वाह पूरी मिलती है, सपोज तनख्वाह 30,000 रुपये, तो पूरे 30,000 मिलेगा। लेकिन बचे 6-7 महीने जो मील बंद है तो वो उन्हें कहेंगे अब आप न बताना, अब आप घर लो। अब ऐसे उन्हें बचे हुए पैसे जो 6 महीने तक है उन्हें आधी मिलती है 15,000 रुपये। आपने तो बढ़िया है, हाँ ठीक है जी, लेकिन आपने सर एक काम ना करे, शुगर मिल पूरे एम्प्लॉय को हटाई दे और नए ले हर साल, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक शुगर मिल के अंदर ऐसे आदमी कम से कम 200-500 लोग होते हैं। अब 200-500 एम्प्लॉय को हर साल लगाना, और एक मैं कहूँ तुम्हें कि 6 महीने पूरी तनख्वाह मिलेगी और 6 महीने निकाल दो तुम, मैं तो नहीं करता। 6 महीने हर साल ऐसा होगा भाई, हर कोई आदमी जॉब सिक्योरिटी चाहता है, भैया एटलीस्ट तनख्वाह मिलती रहे, ठीक है जी, चाहे थोड़ी मिले लेकिन तनख्वाह तो मिलती रहे, हर महीने पैसे आते रहेंगे, फिर उस हिसाब से मैं घर चलाऊंगा। ऐसा थोड़ा कि 6 महीने पूरी तनख्वाह मिले फिर 6 महीने आपको वापस दोबारा पूरे साल शुगर तो बनती रहती है। हाँ नहीं, शुगर मिल एक टाइम पे चलता है, दूसरे तो 3 से होता है। मैं कहा ना वो जॉब उस तरह की है, शुगर तो बनती रहती है साथ, लेकिन उस टाइम शुगर मिल फुल वर्किंग में नहीं होता, अंदर इंटरनल प्रोसेस चलता रहता है। शुगर मिल ऐसा नहीं ताला लगा के घर चले गए वो सब बैठ गए, ताला लगा के नहीं घर जाते, तो काम चलता रहता है, इंटरनल काम चलता है। लेकिन शुगर वो जो किसान से गन्ना खरीदने का काम है वो कुछ 6 महीने चलता है, ठीक है जी, क्योंकि 6 महीने के बाद अब किसान गन्ना तो है नहीं, तो किसान आ नहीं रहा, तो भैया उन आदमियों क्या जरूरत है जहाँ कांटे बैठे हुए, उनका क्या करेंगे हम, उनका भैया आप लोग घर चले जाओ, ठीक है जी। गए हो? हाँ मेरे चाचा जी हैं, वो मेरे चाचा जी हैं, वो इसी जॉब में है, 6-7 महीने वो जॉब में बैठे रहते हैं, उसमें सुधारते मार, हाँ वो 6 महीने इसी में जॉब में, ठीक है जी। मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स, एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, जैसे कुछ फायदे होंगे। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ इंटरनल सोर्स से क्या बेनिफिट है, अगर मैं एम्प्लॉय को बिजनेस के अंदर से ढूंढ रहा हूँ तो उससे मुझे मेरी कंपनी को क्या फायदा होगा, आपको क्या लगता है? अगर मैं एम्प्लॉय को बिजनेस के अंदर से ढूंढ रहा हूँ, बाहर से ना लेके आऊँ, तो मुझे क्या फायदा होगा? बहुत बढ़िया, तो टाइम बचेगा भाई, बाहर से ढूंढने तो मुझे एम्प्लॉय का टेस्ट लेना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, पता लगेगा चोर ना हो, 6 महीने पैसे लिए भाग गया। लेकिन जो एम्प्लॉय मेरे 8 साल से काम कर रहा है भाई, उसको मैं अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, उसके बारे में उसकी ट्रेनिंग नहीं करानी पड़ेगी उतनी ज्यादा, और क्या हो सकता है भाई, तुम भी बता दो कुछ। तो देखते हैं, एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। पहली बात तो एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा, उसने कहा भाई देख हर साल प्रमोशन होता है, अगर बढ़िया काम करो तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, नहीं काम करूंगा तो प्रमोशन हो सकता है दूसरे का हो जाए, तो एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है हर बार, ठीक है, प्रमोशन हर साल। और प्रमोशन एट हायर लेवल में लीड टू चेन ऑफ प्रमोशन एट लोअर लेवल इन द, और अगर मुझे प्रमोशन होता भी है, प्रमोशन होता है तो उसे चेन ऑफ प्रमोशन, सबके प्रमोशन हो जाते हैं, ठीक है जी। This motivate the employee to improve their performance through learning and practice. Employee work with commitment, वो कमिटमेंट करता है अपने आप से, कमिटमेंट, लॉयल एंड रिमेन सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, और जॉब सेटिस्फाइड रहता है। ऑल्सो पीस फीलिंग द एम्प्लॉय, अपने बिजनेस के अंदर शांति बनी रहती है, हर साल लोगों को पता है वे प्रमोशन होगा टाइम से, अपना बस चुप करके काम करते रहो, ठीक है जी, हाँ तो मत हो जाओ, काम करते रहो, आराम से प्रमोशन हो जाता है, ठीक है जी। कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट आल्सो सिंप्लीफाई द प्रोसेस सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, बहुत सिंपल प्रोसेस, बस इतना ही कहना है भाई, तुम कृष्णा तुम शामपुर में, अब तुम्हारी ड्यूटी पूरी होगी, कल से तुम्हें शाम में जाकर रिपोर्ट करना है। उसने कहा मुझे फला थाने में जाकर रिपोर्ट करो, बस तुम्हें कहा ही तो, यहाँ एम्प्लॉय की जरूरत नहीं थी, तुम्हारी जरूरत वहाँ है, तुम वहाँ जाओ, बस इतना था, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है।
कहता है दिस कैंडिडेट द कैंडिडेट दैट आर ऑलरेडी वर्किंग इन द एंटरप्राइज कैन बी इवैल्यूएट मोर एक्यूरेटली इकोनॉमिकली, दिस इज मोर रिलायबल वे, आपके ऊपर ज्यादा विश्वास करो कंपेयर टू उस आदमी जिसने कल ढूंढ के लेके आया था। रिलायबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट सिंस द कैंडिडेट आर ऑलरेडी नोन, तो मैं आपको ऑलरेडी जानता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर, एक गुड टूल है ट्रेनिंग का, द एम्प्लॉय टू प्रिपेयर देम फॉर द हायर जॉब। और ये आपको मैं अगर ट्रांसफर करूंगा तो आपको बच्चे मैं हायर जॉब के लिए तैयार कर रहा हूं। ट्रांसफर एक टूल है ट्रेनिंग का, जैसे आपने भी शांतिपुर पुलिस में हुआ, पहले मैंने आपको शांतिपुर का वातावरण दिखा दिया, यहाँ के आपको एम्प्लॉय लोगों को लगे यहाँ कैसे क्रिमिनल होता है, कैसे कैसे काम होते हैं, कैसे कैसे केस होते हैं। फिर मैंने आपको नोएडा भेज दिया, वहां आपको समझ में आ गया। फिर आपको मैंने गाजियाबाद भेज दिया कुछ दिनों के लिए, ठीक है। फिर आपको मैंने शामली भेज दिया, फिर मैं आपको किसी गाँव की ड्यूटी लगवा दी थी। इससे आपको हर जगह ओवरव्यू मिल रहा है कि यार लोगों की मेंटलिटी, क्राइम कैसे कैसे होते हैं। फिर मैंने आपको कहा भाई अब आपको एक्सपीरियंस मिल गया, अब आपको मैंने इंस्पेक्टर बना दिया, अब एक जगह आपको प्रमोशन कर दिया, ठीक है जी। तो आपको ओवरव्यू भी सब जानना मिल गया, आपको ट्रेनिंग भी हो गई। हर जगह आपने कहा जी, जैसे कहता है लोग घाट घाट का पानी पी के आ रखा हूं मैं, ये नहीं कि तू सोच रहा था मैं यही है, हर जगह हर तरह के एम्प्लॉय से मिले, हर तरह के क्रिमिनल से मिल के आ रखा हूं मैं, ठीक है जी। Also people recruit from within the organization do need not induction training. Induction training जरूरत ही नहीं पड़ती। Induction training का मतलब है आपको मिलवाने की जरूरत नहीं, तुम तो सबको जानते ही ऑलरेडी, ठीक है जी। बस इस कंपनी में थे, इस फैक्ट्री में, दूसरी फैक्ट्री में तो जाओ वहां जाओ, ठीक है जी। ट्रेनिंग है द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू देयर शॉर्टेज। जहां पे सरप्लस डिपार्टमेंट है, जहां पे ओवर स्टाफ हो रखा है, उसे शॉर्टेज जहां कम है वहां पे, ये तो बढ़िया है। फिलिंग जॉब इंटरनली इज चीपर, सस्ता है भाई। अगर मैं इश्तिहार ही ना दूं, ठीक है जी, अगर मुझे बाहर से ढूंढना पड़ेगा, इश्तिहार देना पड़ेगा, इंटरनेट पे डालना पड़ेगा, न्यूज रेडियो में अनाउंस करना पड़ेगा, आपको ढूंढने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। और जो मेरे पास एम्प्लॉय अंदर ही है और इंटरनली, तुम्हें ढूंढना क्या, तुम्हें तो कहना है वरना भाई कल से वहां जाना, बस खत्म बात, ठीक है जी। बहुत सस्ता तरीका है। कुछ कमियां भी होंगी, क्या लगता है क्या कमी हो सकती है? इंटरनल सोर्स बाहर के लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, आपके लोगों या जिसको जॉब के और बताओ। नहीं देखो सर जी, आप बता रहे हो। नहीं अच्छा, when vacancy are filled through internal promotion, the scope for introduction of fresh talent is reduced। पहली बात तो फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, वही बुड्ढे बुड्ढे लोग घूम रहे हैं पुलिस में भी, ठीक है जी। वही 50-60 साल के लोग पहले यहाँ काम कर रहे थे, फिर वहां चले गए, फिर यहाँ चले गए, वही शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी घूम रहे हैं सब, ठीक है। फ्रेश ब्लड नहीं आएगा। फ्रेश ब्लड जब आता है बच्चों, नई सोच के साथ आता है, ठीक है। जैसे जितनी नॉलेज इस वक्त टेक्नोलॉजी की आप लोगों को होगी, क्या आपको लगता है आपके मम्मी पापा को होगी, या मेरे से जो आगे के लोगों को होगी, या मेरे पिताजी को नहीं होगी। लेकिन मेरे पिताजी पुलिस में है, ठीक है जी, तो उन्हें अपनी नॉलेज होगी क्राइम की, उस चीजों के बारे में तुम्हें होगी, ठीक है जी। हेंस कंप्लीट रिलायंस ऑन इंटरनल सोर्स इन्वॉल्व डेंजर ऑफ इनब्रीडिंग ऑफ स्टॉपिंग फ्यूचर न्यू ब्लड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस के अंदर नए ब्लड का आना रुक जाएगा, ठीक है। नए नए एम्प्लॉय आने बंद हो जाएंगे, नई सोच, नए एम्प्लॉय नई सोच के साथ। द एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक, एम्प्लॉय लेथार्जिक भी रहता है, वो स्लो हो जाता है, ठीक है। एज दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंडेशन, अगर आपको पता है कि भैया एक टाइम के बाद इतने साल बाद तो प्रमोशन होना ही होना है, अगर आपको पता है कि कंपनी में हर 5 साल बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, तो आप काम करना ही बंद कर, मेरा मैं तो नहीं करता काम, ठीक है जी। ये कहोगे पुलिस सुपरस्टार बन जाओ, कह रहे मेरा कब तू करेगा, ठीक है जी। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, ठीक है जी। किस्मत में होगा मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, नहीं होता नहीं मिलता, ठीक है जी। हम लोग क्या काम में नहीं जाते, 5 साल प्रमोशन होना ही है, ठीक है जी। ना तो 5 साल से पहले होना, ना उसके बाद होना ही 5 साल बाद, तो क्यों करूंगा काम, ठीक है जी। A new enterprise cannot use internal source of recruitment। एक नई एंटरप्राइज सोर्स को यूज नहीं कर सकती। जो बिजनेस आज ही शुरू हुआ है, क्या वो इंटरनल यूज कर सकता है? कैसे यूज करना है भाई, उसको एम्प्लॉय बाहर से लाने पड़ेंगे। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल वैकेंसी फ्रॉम इंटरनल, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं जो सारी वैकेंसी इंटरनली फिल कर दे। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉय में भी हैम्पर्ड, और जो एम्प्लॉय के अंदर स्पिरिट ऑफ कंपटीशन वो भी खत्म हो जाती है। भाई आप 5-7-10 लोग हैं, इन्हीं को इधर से उधर घुमाए जा रहा हूं मैं, तो कह रहे हैं यार सबको तो जानता हूं, इनसे क्या कंपटीशन करना है, तो अपना ही दोस्त है, ठीक है। वो भी कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, अगर आपका ट्रांसफर बहुत फ्रीक्वेंट किया जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है। जैसे सपोज करो मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, शामपुर में आपको 6 महीने नौकरी करवाई, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, अब आपको शामली भेज दिया, आपने इतने आप शामली का एनवायरनमेंट समझे, फिर मेट भेज दिया आपको, चल भाई मेट जा, आपने वहां सालों से हमने कहा चल कह रहा काम सीखने नहीं देगा, नहीं, ठीक है जी। कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, कैसे भाई काम, कहीं आदमी को जाने के लिए, जमने के लिए 1-2 साल 3 साल लग जाते हैं। भाई कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे लोग हैं, जैसे मैं सीखता हूँ फिर मुझे कहीं और भेज देता है, तो भी ऐसे नहीं होता काम, ठीक है। तो अगर बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी खराब करता है, ठीक है जी।